हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारी बेहतरीन सी सीरीज द थ्योरीलेस फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम आपको न्यूमेरिकल्स में मास्टरी कराने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो चुके हैं। और मैं आपसे भी वही डेडिकेशन चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी फिजिक्स को सिर्फ ईजी नहीं बल्कि स्मार्ट बनाइए विद न्यूमेरिकल वाला। क्लियर है। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए वो सारे लेक्चर्स किस पे थे, कूलम्स लॉ पे बेस्ड थे। हमने वहां पे नंबर ऑफ वैरायटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, बोर्ड लेवल से लेकर जेई लेवल तक की। ठीक है, तो अब कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको कूलम्स लॉ से बेस मिलेगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। क्या बात समझ गए। और अब हम जंप करने जा रहे हैं इसी रेस्पेक्ट में कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे टॉपिक पे। और इस टॉपिक की खास बात पता क्या होगी, इस पूरे लेक्चर की खास बात क्या होगी कि मैं सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करूंगा, F = QE। और इसी F = QE की इतनी वैरायटीज आपको सॉल्व कराऊंगा कि आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। क्या बात समझे। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन लो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिजिक्स सीखनी है, मास्टरी करनी है, तो न्यूमेरिकल वाला के साथ लग कर मेहनत करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पढ़ा जाए। ओके। Calculate the field intensity and direction on 2 microcoulomb charge which experiences 2 × 10⁻³ Newton J cap force in the field। ठीक है, अब ध्यान से समझना मुझे क्या क्या गिवन किया गया। मुझे गिवन किया गया है चार्ज का अमाउंट 2 × 10⁻⁻6 कूलम। मुझे बताया गया है कि उस पर फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है कितना, 2 × 10⁻² न्यूटन, और डायरेक्शन मुझे जे कैप गिवन की गई। अब ये दो पार्ट मुझे गिवन करके मुझसे पूछा इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स का अमाउंट एक्सपीरियंस करेगा। क्या बात समझ में आई। जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा सर, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस क्वेश्चन से मुझे ये बात समझ में आई। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं रिलेशन यूज करूंगा F = QE। मैंने बताया था सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से काम होने वाला है हमारा। ओके, F की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई ये वाला Q पार्ट यहाँ लेके आइए, तो Q की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻6 = E। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -6 ऊपर जाएगा, दैट इज द 10⁸ क्या ये रिजल्ट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का देखने को मिला। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी मेंशन करनी होगी, तो सर वो कैसे मेंशन करोगे, F/Q हुआ तो F के लिए लिखोगे न्यूटन और Q के लिए क्या लिखोगे, कूलम। तो आंसर आ गया सर 10⁸ न्यूटन पर कूलम का। क्या यहां तक बात सबको क्लियर हुई। ओके, अब बात आती है व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, क्या रिजल्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर है वो किस तरह से होता है, इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्शन का रिजल्ट भी निकाल लेंगे। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पता है हम फोर्सेस कैसे डिसाइड करते हैं, समझना। आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकली, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज में। सिंपल सी बात है, क्लियर है। ओके, अब मैं इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूं, तो जरा आप बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। तो क्या सेम डायरेक्शन में भेजेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्या बात समझ में। और अगर यहीं पे कोई नेगेटिव ऑफ चार्ज होता तो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करती, ये फील्ड लाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या बात समझ गए, क्लियर हो गई बात। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पे। मेरे पास जो चार्ज है क्या वो पॉजिटिव है सर, हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव है। और जो तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन दी गई क्या वो जे कैप में दी गई है, क्या वो जे कैप में दी गई है। अगर मेरा फोर्स जे कैप में लग रहा है और मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, जी कैप में होगी। देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आता है, और नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। क्या बात समझ में आई, याद रहेगा।
गलती नहीं करोगे, हमेशा याद रहेगा। ओके, हमेशा ऐसे करके चेक करना, कभी भूल जाना, हमेशा ऐसे चेक करके चेक करना, ना फोर्स गलत होगा ना फील्ड गलत होगी। ओके, चलते हैं अगले पार्ट पे, सीखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, पढ़े पहले क्या लिखा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। एक वाटर ड्रॉप को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, और इसका मास कितना है, मास 10 to the power minus 3 ग्राम एंड हैविंग अ चार्ज 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, बात समझ गए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक वाटर की ड्रॉप बनाओ। इस वाटर ड्रॉप का अपना कुछ मास है, दैट इज द 10 to the power minus 3 ग्राम, और हम इसे क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट करने का मतलब हो गया इस वाटर ड्रॉप को गिरने से रोकना है। ठीक है, और कौन सा सपोर्ट दोगे भाई, रोकोगे इसको, बचाओगे नीचे गिरने से। और इसे सपोर्ट करने के लिए मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा। मतलब अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कुछ इस तरह से अप्लाई करनी होगी कि इस पर फोर्स ऊपर की तरफ आए। क्या ये बात समझ में आई? तभी तो बैलेंस कर पाओगे। ओके, क्या बात समझ गए? ओके, ठीक है। लेकिन सर हमने तो सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज पार्टिकल पर ही फोर्स लगाती है। पहले क्वेश्चन में तो ये सीखे, जब तक चार्ज है तभी तो फोर्स आया, यही तो सीखा था। तो ये जो वाटर ड्रॉप है इसके पास चार्ज होना मस्ट है। अगर चार्ज नहीं है तो हम इसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे भाई, ये गिर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पे ही फोर्स लगाती है। क्या बात समझे? तो इसके पास चार्ज होना मस्ट है। तो क्या इसके पास चार्ज है? हाँ सर, ये देखो लिखा हैविंग अ चार्ज 3.2 इंटू 10 टू द पावर। तो सर इसके ऊपर चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम इसको सर बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये एक समझो अब ये वाटर ड्रॉप नहीं, एक चार्ज है, और अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर पाएगा। कैसा चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लगा दूं, ये बॉल कैसे गिरेगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चलती है सर? पॉजिटिव से चलती है। और ये चार्ज भी सर कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर इसे रोकना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ऊपर की तरफ। क्या बात समझे? इसीलिए तो फोर्स ऊपर आया। आप कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर लो, चाहे फोर्स डिसाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसे बैलेंस करना है। ये बॉल नीचे गिर रही थी तो फोर्स ऊपर ही लगाओगे। अगर फोर्स ऊपर तुम कह रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर होगी। आगे बात समझ में? चलो अब क्या करना है सर? सिंपल सा काम, F इज इक्वल टू लिखना है QE, बस और कुछ नहीं करना है। F इज इक्वल टू QE लिखना है। ठीक है, चलें अपनी वैल्यूज को रखो। और क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस चाहिए तो मतलब E निकालना है। तो E इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा? F के अपॉन में Q हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी होगी सर? ये कैसे पता चले? कैसे पता चले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाए, रोक पाए? तो चलो सर आओ समझे बात को। मुझे Q गिवन किया गया, F बाई Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए। अब देखो मामला मेरा फंसेगा सर, बात तो बन नहीं रही है। तो अब जरा समझो, ये फोर्स किसको बैलेंस करे? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी और इसने फोर्स लगा दिया, चार्ज पे फोर्स आ गया, ये वाला फोर्स आ गया। ठीक है, अब ये फोर्स इस बॉल को रोकने के लिए, इस बॉल को गिरने से रोकने के लिए इसका क्या बैलेंस करें? तो सर ये इसका बैलेंस कर दे mg, इसका वेट बैलेंस कर दे। वेट बैलेंस करेगा तो वो नहीं गिरेगा। मतलब मेरा फोर्स यहाँ किसको बैलेंस करने आया है? mg को बैलेंस करना है। व्हाट इज द m? 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द g? सर व्हाट इज द g? तो g मेरे पास कितना है? हम रखेंगे यहाँ पे 10। पहले ग्राम को भी बदल देते हैं, तो सर ग्राम को बदलेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर मैं बदलता हूं अपने g वाले पार्ट को, तो मैं इसे 10 लिखना चाहूंगा यहाँ पे। एंड व्हाट इज द q? तो सर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का पार्ट। क्या बात समझे? क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। -3 और एक 10, तो 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई, सही -19 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 होगा, और अपॉन में क्या बचेगा? 3.2 बचेगा। अब जरा देखो तो ये लिखा 1/3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 से 5 हटाओगे तो 10 टू द पावर क्या बचेगा? 14 बचेगा। इजी। 1/3.2, तो इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये वाला पार्ट मैं 10 की पावर 14 से एक ले लूँ तो ये 10 बन जाएगा। अब 3.2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 जा 9 होगा और 3 2 जा 6 होगा, यानी 9.6 के अप्रॉक्स हम पहुंचेंगे। 9.6 अप्रॉक्स लगभग 10 को सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ
3.0 समथिंग के आसपास, मे बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर, और ये यहाँ पे हो गया 13। दैट्स योर रिजल्ट। व्हाट इज द यूनिट? तो सर न्यूटन पर कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होके हमारे सामने आ चुकी है। बात समझ गए? क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे मिलेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या बैलेंस करना होगा? उसका mg बैलेंस करना होगा फोर्स की हेल्प से, और हम यहाँ पे से एक सिंगल सा फॉर्मूला यूज करके उसी में पुटअप करेंगे और आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, अगला नेक्स्ट पार्ट जरा देखो क्या है हमारा। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। चलो ध्यान से देखो। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल की ड्रॉप है, प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, गिर रही है, उसे प्रिवेंट करना बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय द ड्रॉप। ठीक है, कैरीड बाय द ड्रॉप, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस ड्रॉप पे सो दैट हम उसे गिरने से प्रिवेंट कर पाएंगे। तो सर क्वेश्चन तो दोबारा फिर से सेम है। इस बार ऑयल ड्रॉप है, नीचे की तरफ गिरने का कोशिश करेगा, mg लगेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, हमें इसे ऊपर फोर्स लगा के रोक देना है। मतलब मुझे अपने f से क्या बैलेंस करना है सर? इनका mg बैलेंस करना है। मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो तो सर q इंटू ई होता है, तो मैंने वो रख दिया। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके क्या देना है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर क्या बनाते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सर चार्ज बनाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं सर? चार्ज बनाते हैं। मतलब क्यू कैलकुलेट करना है मुझे। m की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, तो ग्राम को बदलने के लिए सर 10 टू द पावर -3, वापस हम कहाँ पहुँच गए? kg में। सर g की वैल्यू को पुट किया जाए, g की वैल्यू को पुट किया जाए तो यहाँ पे 10 रख दे रहे हैं। अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी? e की वैल्यू सर ये लिखा है 100 वोल्ट पर मीटर। 100 वोल्ट पर मीटर, ये सर किसकी यूनिट है? ये यूनिट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने रखा सही 1 0 कैंसिल आउट कर दें हम यहाँ का। अब ज़रा देखो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, और ये 10 भी ऊपर पहुँचेगा तो माइनस का बन के -7 बना देगा। दिस पार्ट इज़ 1.6। दैट्स योर क्यू। क्या हम क्यू तक पहुँच गए सर? वेरी गुड, ये आ गया हमारा क्यू का पार्ट। पर क्वेश्चन ने बोला कि हमें तो चार्जेस चाहिए, और अगर इस पे चार्ज ना होता तो क्या हम इस पे फोर्स लगा पाते? बिल्कुल नहीं। तो चलो देखो कैसे चार्जेस से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेंगे। तो एज वी नो क्यू इज इक्वल टू एनी। नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन आ गया है ना। चलें वैल्यू पुट करें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सर। 1.6 कैंसिल हुआ, -19 को सर अपॉन में भेजेंगे, और जब आप अपॉन में भेजोगे ये ऊपर जाके प्लस का 19 होगा। 19 से 7 माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 10 टू दी पावर 12। क्या बात समझ में आई? तो n के नंबर्स कितने हो गए? 10 टू दी पावर 12 हो गए सर। कितने नंबर्स हो गए? 10 टू दी पावर 12 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल समझ में आया। पहले हमने बैलेंस करके ई की वैल्यू का कैलकुलेशन किया, इस बार हमने बैलेंस करके क्या कैलकुलेट किया? चार्जेस कैलकुलेट किया। तो देखो वैराइटीज बदलती जा रही हैं पर अभी भी फॉर्मूला सिंगल है, और इसी से हम एडिशनल चीज़ों को ले लेकर सॉल्व करते जा रहे हैं। क्या बात समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, चलें नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ रहा है समझ में? मज़ा आ रही है? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में? An electron moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 into 10 to the power Newton per coulomb. Calculate the time of travel. अब समझना, एक इलेक्ट्रॉन है, नई प्रॉब्लम। ये पहले रेस्ट पे है तो सर u इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ से चलना शुरू करता है क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिली होगी? चलो पहले ये डिसाइड करते हैं। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है।
समझ गए? ओके ठीक है। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से मूव किया तो कितना सेंटीमीटर मूव कर गया? 6 सेंटीमीटर मूव कर गया। ठीक है, मूव कर गया। क्या स्ट्रेंथ हमने वहां पे लगा के दी थी? तो हमने स्ट्रेंथ लगा के दी है सर 2 × 10⁴ की स्ट्रेंथ लगा के दी है। ओके, अब हमसे ये डिमांड क्या कर रहे हैं वो जरा देखो। तो क्या है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल। 6 सेंटीमीटर मूव करने में इनको कितना टाइम लग गया वो कैलकुलेट करके दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्वेश्चन समझ में आया क्या? डन सर। अब कैलकुलेशन तो बहुत इजी होगा, बस आप क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तो भाई हम पे छोड़ दो क्योंकि काम है वो अपना। ये समझ गए तुम? ओके, शुरू करते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है सर, F = QE, और बस इसी के दम पे सब कुछ होता है। ठीक है, अब चले कहानी समझे, ध्यान से समझना। कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये चलना शुरू कर देता है, मतलब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आई होगी। क्यों आई इसके पास वेलोसिटी? इसने चलना क्यों शुरू किया? क्योंकि इस पे एक फोर्स लगा और F = है वो Q × E, इसी ने फोर्स लगाया। ओके, अब जरा समझना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी तक पहुंचता है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, तो उसी चेंज को क्या हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब जो मुझे टाइम ये t मिला, इस t टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो u से लेके v हो गई होगी। u से v का जो चेंज होगा, क्या वो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर देगा? सर बिल्कुल प्रोड्यूस कर देगा। मतलब यही वाला फोर्स यहां पे एक्सेलरेशन बनाएगा सर, बिल्कुल बनाएगा सर। क्या बात समझ में आ रही? सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों एक्सेलरेशन पे बात कर रहे हैं, क्यों ये हम कैसे कर रहे हैं? तो जरा आप समझो, हमसे उसने पूछा टाइम बताओ कि डिस्टेंस जो हमने कवर की उसका टाइम बता दो। या तो मुझे पहले से स्पीड यहाँ की पता होती तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन बात वो नहीं है। अब मुझे जाना पड़ेगा इक्वेशन में S = ut + ½ AT² में। हाँ सर, 11th यूज हो रहा है। अब u वाला पार्ट तो सर फिनिश हो जाएगा। ½ AT² में सर t तो कैलकुलेट कर लो, s गिवन है मुझे, लेकिन a नहीं पता है, और a नहीं पता है तो पहले वो लेके आना पड़ेगा। तो वो कहां से मिलेगा? F = ma से। ये ma वाला फोर्स किसने प्रोवाइड किया है? इस वाले फोर्स ने प्रोवाइड किया है। क्या मैं यहां से a निकाल लूं? सर बिल्कुल निकाल लीजिए, QE/m। चलो ओके, अब जरा ध्यान से देखो कि मुझे चार्ज कितना दिवन है, तो सर इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है इन्होंने? 2 × 10⁴ दे दी। एंड व्हाट इज द मास सर? इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? पता नहीं सर, तो याद करो 9.1 × 10⁻31। ये पढ़ेगा इंडिया तभी ना बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, वैसे आप देख ही रहे हो कितना बढ़ रहा है इंडिया। छोड़ो, उस पर कौन बात करता है, अभी बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से ध्यान से समझते हैं। मेरे पास 1.6 है मेरे पास, और ये कितना है मेरे पास? 2। तो ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा भाई आपका 3.2 / 9.1। और पावर्स को कैलकुलेट करते हैं, -19 और 4 आपस में करोगे तो कितना होगा? -15 और -31 ऊपर पहुंच के +31 हो जाएगा सर। ये देखो -15 और ये हो गया +31। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं। तो ये 3.2 और ये 9.1, अगर मैं 3 3 कर दूँ तो सर 9 तक आराम से पहुंच जाऊंगा। थोड़ी वैल्यू मेरी ज़्यादा ही रहेगी तो मैं कर देता हूँ सर इसको 3.0 समथिंग 1 2 या 5 कुछ ऐसे आएगा मान लो, तो 3.0 आ रहा है। अभी मेरे पास रिजल्ट आया मोटा मोटा 1/3 × 10⁻30। 15 से 15 सर 15 बचेगा, एक ज़्यादा है तो कितना हो गया? 16 हो गया। ये मेरा किसका रिजल्ट आ गया सर? एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर/सेकंड²। तो सर हमने एक्सेलरेशन निपटा दिया। अगर आपने एक्सेलरेशन निपटा दिया तो हम एस भी निपटा देंगे। एस कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो लिखा सर -2। सर u तो 0 हो गया पूरी पार्ट। हाफ a की वैल्यू हमने रखी है 1/3 × 10⁻16 और t का स्क्वायर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ज़रा सर 1/2 और ये 3 दिख रहा है हमको? साफ साफ क्लियर दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है, दिख रहा है। तो सर 3 2 से कितना होगा? 6। इधर लेके आओ, 6 × 6 कितना हो गया सर? 36। क्या बात समझ में आ रही है? वाह, मजा आ गया। 10⁻16 सर अपॉन में लेके आओ,
माइनस का सर ये कितना लिखा हुआ है, माइनस का 2 अपॉन में लिखा है 10⁻16 इज इक्वल टू लिखा है सर टी स्क्वायर। -16 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻- माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सर टी की वैल्यू क्या होगी, 36 का रूट 6 माइनस 18 का सर 10⁻−9 सेकंड। तो ये आ गया हमारा टी का आंसर। क्या बात समझ में आया आपको? नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कैसा लगा, मजा आया है ना? समझ गया बात को, क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की कहानी कैसी है, एक फॉर्मूले के दम पे सब कुछ हम ऐसे उड़ा रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे वैरायटीज मिलती रहेंगी, बस एक फॉर्मूला सब कुछ सॉल्व करके देगा, ठीक है? तो अब आप ऐसे परेशान नहीं होगे कि अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये आ गया, ये कहाँ से आ गया, बताया तो इतना, पढ़ाया तो इतना, ये कहाँ से दे दिया, ठीक है? एक फॉर्मूले देते हैं और फिर वहाँ से अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे खड़े रहना और सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बड़ा आसान होता है, समझ लो बात को, सब कुछ आसान होता है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A stream of positively charged particles having q by m 2 into 10⁻11 कूलम पर खींची। देखो सुनने में थोड़ा दमदार लग रहा है, पता है क्योंकि जेईई मेन 2023 में पूछा था इन्होंने। देखो मेंस का क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर देंगे। वेलोसिटी गिवन है 3 into 10⁻7 I cap मीटर पर सेकेंड इज डिफ्लेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 J cap kilovolt per meter. The electric field exists in a region of 10 centimeter along x-axis direction. Due to the electric field, the deflection of charged particles in y direction is dash mm. मतलब वो हमें fill in the blanks fill up करना है, ठीक है? अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। एक ध्यान समझना क्या हुआ है कि लगभग 10 सेंटीमीटर का हमें एक डिस्टेंस दिया हुआ है। बोला ना उसने कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, ऐसे करके इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर के पूरे एरिया में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो तो थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लिखा है डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 J कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगी है इतने से एरिया में, 10 सेंटीमीटर के एरिया में है, पर लगी किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन। बहुत लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन ही मान के सॉल्व कर देंगे। उसने बोला है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 10 सेंटीमीटर किधर लेना है, एक्स डायरेक्शन में लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन J कैप में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट कर रही भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। क्या बात समझी, क्या बात समझी, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समस्या? ओके ओके। फिर आगे की बात समझो, आगे की बात समझो। कोई चार्ज है जो 3 इंटू 10⁻7 I कैप से मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, I कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन होती है, 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और अब इसे डिफ्लेक्ट किया है किसने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको डिफ्लेक्ट किया है। अब आप जरा सोचो, आप जरा सोचो, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चल के आ रहा है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा दो, और ऊपर से ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, कैसा है ये सर, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ले जाता है, जिसमें वो खुद होता है। यानी ये चार्ज पार्टिकल इधर आता, फील्ड ऊपर की तरफ तुमने लगाई, और जैसे ही लगाई तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाना शुरू करेगा सर, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ और तुम्हें पूरी कहानी अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे ही चार्ज इस एरिया में, इस 10 सेंटीमीटर वाली लाइन में एंटर किया होगा, तुरंत ऊपर की तरफ लगी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ने, समझो, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो चार्ज ऐसे जाता, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ और उस पर फोर्स आया तो वो चार्ज धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई? यही डिफ्लेक्शन किया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। इस डिफ्लेक्शन को मैं बोल देता हूँ SY। किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसके पास वेलोसिटी पहले V थी, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो
कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पीछे पढ़ के आए हो? हाँ सर, यानी यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल था उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, कैसे पता चलेगा? फोर्स किधर लगा है सर? वाई डायरेक्शन में लगा है। कैसे पता चला? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही वाई डायरेक्शन की है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन की, फोर्स वाई डायरेक्शन का है, तो क्या सर एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन को होगा? बिल्कुल सर। सब कुछ ऊपर की तरफ लग रहा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, तो एक्सेलरेशन भी तो ऊपर ही की तरफ बनेगा। यस सर, ओके, यहां तक तो सर बात समझ में आ गई, सारी कहानी सर समझ में आ गई। और इन्होंने कहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन हुआ वो बताओ। एस वाई चाहिए, एस वाई चाहिए सर। ऐसा क्वेश्चन तो अभी क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फिर से उड़ा देंगे, वैसे ही करेंगे। ओके सर, सब बात तो समझ में आ गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़ा लिखा है, बस थोड़ा अच्छे से इन्होंने पूछ लिया। अब इसको आसान करने की कोशिश किया जाए सर, चले तो इन्हें थोड़ा ऊपर करिए और अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कोई बढ़िया अलग सी पेन लेंगे जिससे हमारी बात बन पाए। ध्यान से पूरी बात समझना, ठीक है? शुरू करें, कुछ ज़्यादा मत सोचो, बस अपना सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगा दो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। लगा दिया क्या? कोई दिक्कत? ओके, क्या इसी फोर्स ने सर एक्सेलरेशन भी बनाया है? हाँ सर। इसे बोलो इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोलो इक्वेशन सेकंड, दोनों फोर्सेस वही हैं। तो सर एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। कोई दिक्कत समस्या? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया। हमें किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए सर? वाई डायरेक्शन का चाहिए, क्योंकि फोर्स वाई डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा ए वाई इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू ई। और अब हम क्या करें, इनकी वैल्यूज रखें। तो वैल्यू रखें, चलो आ जाओ। चार्ज की वैल्यू देखो तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग q बाई एम 2 इंटू 10 टू द पावर 11, मतलब पूरे q बाई एम का ही आंसर दे दिया। तो पूरे q बाई एम का आंसर है सर 2 इंटू 10 टू द पावर 11। और मल्टीप्लाई किसे करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या दी है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सर? 1.8 की दी है। तो लिखो 1.8 इंटू 10 टू द पावर वॉट। तो देखो किलो वोल्ट बोला है, किलो का मतलब सर 10 टू द पावर 3 होता है सर। 11 में 3 ऐड कर लोगे, 1.8 इंटू 2 सर कितना हो गया? 3.6। और पावर कितनी हो गई सर? 14 हो गई। क्या ये बात समझ में आई? किस डायरेक्शन में सर? ए वाई आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है सर, वाई डायरेक्शन में, यानी जे क्या है। एक्सेलरेशन तक पहुंच गया सर? यस सर। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलो ये वाले का फॉर्मूला लिखो। आओ सर लिखें इस का फॉर्मूला। तो एस वाई इज इक्वल टू सर यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके सर। सर इनिशियल u की वैल्यू क्या है? तो सर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारी बात बनेगी? नहीं सर, ये वैल्यू नहीं रख सकते, समझो बात को। क्योंकि हम y डायरेक्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी y की चाहिए होगी। तो पहले ये वाली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? ये तो x में थी। इसका मतलब यहाँ पे तो uy एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना सर। तो uy क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए बस ये जेईई मेन का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आप तड़ाक से इसको रखते, खत्म, गलत हो जाता सर। उसको नहीं रखना है तड़ाक से। वाई डायरेक्शन के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होनी चाहिए ना, नहीं थी इनके पास, वो तो एंटर करने के बाद लगी है। ओके सर। तो सर ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब समस्या देखो क्या है, एस भी निकालना है और टी भी नहीं पता, यही तो दिक्कत है सर। अब टाइम नहीं पता, अब टाइम नहीं पता तो क्या निकाल सकते हैं अपन टाइम? चलो देखते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। ओके, ध्यान से देखो कितना टाइम डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको मिला, ठीक है। तो देखो डिफ्लेक्शन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, इसी पॉइंट से, यहीं से स्टार्ट हो गया, शुरुआत से ही। और कहां तक डिफ्लेक्ट होगा? पूरे 10 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी जब तक हम 10 सेंटीमीटर के अंदर हैं तभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर पाएगा, डिफ्लेक्ट कर पाएगा। और हम किस स्पीड से चल रहे थे? हम किस स्पीड से इसके अंदर चल रहे थे? तो सर 3 इंटू 10 टू द पावर 7 से चल रहे थे। इसे पार करने में कितना टाइम लगा होगा? जितनी स्पीड से हम मूव कर रहे थे। तो मैं सर यहां पे कह दूं, पेन बदल के मैं कह दूं कि सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस तुम्हें कवर करनी थी? 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब -2 डिवाइडेड बाय व्हाट्स इज योर वेलोसिटी सर? 3 इंटू 10⁻⁷। क्या बात समझ में आई? ओके सर, तो 10/3 का आंसर सर क्या होगा? तो मैं कह देता हूँ 3.3 होगा, और 10⁻⁷ का पार्ट ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा सर? 10⁻⁻⁹ मिल जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ सर। ये देखो सेकंड आ गया सेकंड। कोई दिक्कत हुई? समझ में आई कहानी? क्लियर हुआ सबको? 3.3 कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बेहतरीन सा लग रहा है? देखो अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। इस 3.3 को मैं 3.3 नहीं लिखूंगा। देखो भी कैलकुलेशन में कैसे फायदा होगा। मैं इसका एक 0 इनको दे देता हूँ, तो ये 10⁻⁻⁻ बचेंगे, 7 ऊपर पहुंचेगा तो ये वाले भैया जो हैं ये बच जाएंगे -8, और ये केवल हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो कैसे काम करेगा ये। यहाँ आ जाओ, SY = 0 प्लस लिखो हाफ इंटू AY तुम निकाल ही चुके हो। कितना है भाई तुम्हारा AY? 3.6 इंटू 10⁻, कितना भैया? 14 है। अब फिर क्या करना है तुम्हें? t का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर क्या होगा सर? 1/9 होगा, और -8 का हो गया 10⁻⁻16 होगा। क्या ये बात समझ में? अब जरा समझो, 3.6 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में, तो क्या 9 4 ज़ा 36 होता है? तो सर मैंने बोल दिया यस सर 0.436। क्या सर 2 से मैं 0.4 कर सकता हूँ? तो सर देखो 0.2 आ गया। अगर मैं इसे 1/3 नहीं लिखता सर, तो 3.3 लिखता, तो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो कभी कभी ना डिवाइड करना भी बेहतर होता है ना? कभी कभी कुछ ना करके देखिए। ओके, अभी क्या किया? 0.2 मिल गया। तो अब अगली लाइन में देखो, SY = 0.2 और 10⁻⁻16 और 14, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻, कितना बचेगा? 2 बचेगा सर। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻3? तो आंसर मेरा आ गया SY का इतना मीटर में। कितना आ गया? मीटर में। मुझे यहाँ पे लिखना है, तो देखो सर इन्होंने तो mm में मांगा हुआ है। अगर आपने mm में मांगा है तो आपको फिर से बधाई दे दें। SY = ये लिखा है 2 mm, तो लिख दो सर, भर दो मांग इनकी 2 mm से। आई बात समझ में? तो ये रहा तुम्हारा JEE का क्वेश्चन। बस इतना ही दम था इस क्वेश्चन में। F = QE पे एक फॉर्मूला, इतनी वैरायटीज, बोर्ड से लेकर JEE तक का सफ़र कैसा रहा? आई मज़ा? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से इजी वे से हम आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं। बस आपको थोड़ी हिम्मत करनी है, विश्वास करना है खुद पर और थोड़ा सा मुझ पर। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझ पर, और बात अच्छे से बन जाएगी। क्या बात समझ गए? क्लियर हुआ? मज़ा आई? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, फिर ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और आपको इजी वे से बढ़िया से मक्खन के साथ सिखा के चले जाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, और जो आपके अगल बगल एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो आप देख रहे हो, है ना, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें और समझते रहें, समझदार बने कि अब देश को कैसे चलाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते हो, आप सब कुछ देख रहे हो, हर चीज़ समझ पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतनी सी बेसिक सी बात है कि जो हमसे बड़े लोग हैं, है ना, वो सिर्फ धर्म और जाति की वजह से गलत चीज़ों को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने आप को इतना समझदार ज़रूर बनाना कि इन दो चीज़ों में मत फंसना, ताकि आप गलत को गलत बोल पाओ। क्योंकि नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद आप युवा हो और वो देश आपका होगा, और आपसे जो बड़े लोग हैं वो जा चुके होंगे। तो हमारा देश हमें कैसा मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आई बात समझ में? गेट इट? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहें, हैप्पी रहें।